9 December 2021, the Hindu editorial. The US government said on December 6 it will stage what it called a diplomatic boycott of the Winter Olympics, set to begin in Beijing on February 4. The US and China have added a clash over values to ties already under strain over trade. Diplomatic games. यूएस और चाइना ने मूल्यों पे भिड़ंत को भी जोड़ दिया है अपने रिश्तों में, जो पहले से ही खिंचाव में है ट्रेड के ट्रेड को लेकर, यानी व्यापार को लेकर. The US government said on December 6, यूएस गवर्नमेंट ने दिसंबर 6 को कहा कि वो एक डिप्लोमेटिक बॉयकॉट स्टेज करेगा विंटर ओलंपिक्स का, जो कि बेजिंग में शुरू होने को है फरवरी 4 को. White House press secretary Jen Psaki said the decision was taken because US diplomatic or official representation would treat these games as business as usual. व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि ये डिसीजन इसलिए लिया गया क्योंकि यूएस डिप्लोमेटिक या आधिकारिक रिप्रेजेंटेशन इन इन गेम्स को बिजनेस जैसे आम बिजनेस होता है वैसे मानेगा. These games, she argued, could not be treated as such because of China's human rights abuses and atrocities in Xinjiang. ये खेल उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि इस तरह से नहीं इनको समझा जा सकता है कि ये खेल है, ये बिजनेस एज यूजुअल है, क्योंकि चाइना ने ह्यूमन राइट्स को अब्यूज़ किया है और अट्रॉसिटीज़ यानी त्रासदियाँ की हैं जिनजियांग में. The announcement came days ahead of US President Joe Biden's summit of democracy with leaders and representatives from more than 100 countries. China and Russia were not invited. यह अनाउंसमेंट कुछ दिनों पहले आया जब यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने समिट फॉर डेमोक्रेसी बुलाई थी, जिसमें लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स थे 100 से ज़्यादा देशों के, लेकिन चाइना और रशिया को इनवाइट नहीं किया गया था. China's foreign ministry has described the boycott as an outright political provocation, warning that China would take firm countermeasures. चाइना के विदेश मंत्रालय ने इस बॉयकॉट का वर्णन किया है कि ये एक पूरी तरह से एक राजनीतिक भड़कीलापन है या भड़कावा देना है, और ये चेतावनी देते हुए कि चाइना बहुत दृढ़ता से इसके विपरीत स्टेप्स लेगा. Sharp statements aside, the US move is largely symbolic and is unlikely to have a major impact. शार्प स्टेटमेंट्स को अगर अलग भी रख दें तो यूएस का ये मूव है, ये लार्जली एक सिंबॉलिक मूव है, यानी कि ये केवल एक सिंबल है और ऐसा चांस नहीं है कि इसका कोई बड़ा इम्पैक्ट होगा. A diplomatic boycott, which means no official representation, holds far less weight than a complete boycott, which would have meant the absence of American athletes. डिप्लोमेटिक बॉयकॉट का मतलब है कोई ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, इसका उतना वेट नहीं है, काफ़ी कम वेट है उसके मुकाबले में जो कि कंप्लीट बॉयकॉट होता, इसका मतलब ये होता कि अमेरिकन एथलीट्स की नामौजूदगी. While Australia and New Zealand have also announced that their officials will not be present in China, it remains to be seen how much traction the US campaign will receive beyond its allies. जबकि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी ये घोषणा कर दी है कि उनके जो अधिकारी हैं वो चाइना में मौजूद नहीं होंगे. तो ये देखना बाकी है कि कितना ट्रैक्शन यानी कितना ज़ोर ये अमेरिका का जो कैंपेन है ये प्राप्त करेगा.
अपने अलाइज के बियॉन्ड, यानी जो ये मित्र हैं उनके पार, क्योंकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया तो उनके मित्र हैं। Russian President Vladimir Putin, who was in India earlier this week, has announced he will be present at the Games, underlining the continuing closeness between China and Russia amid their divergences with the West. रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने, जो कि इंडिया में थे पिछले हफ्ते में, उन्होंने घोषणा की है कि वो मौजूद रहेंगे इन गेम्स में। और इस तरह से उन्होंने जो लगातार नज़दीकियाँ हैं चाइना और रशिया के बीच में, उसको अंडरलाइन किया है। और जबकि उनके जो डाइवर्जेंसेस यानी दूरियां जो है वेस्ट से, उसके बीच में जो उनकी नज़दीकियाँ हैं आपस में, उसको अंडरलाइन किया है। China has seized upon both the US boycott and the democracy summit to launch a counter campaign. चाइना ने दोनों इवेंट्स को पकड़ा है अपना काउंटर कैंपेन, विपरीत मुहिम छेड़ने के लिए, जो कि यूएस बॉयकॉट को उन्होंने पकड़ा है और साथ में डेमोक्रेसी समिट को भी उन्होंने पकड़ा है जो यूएस ने की थी, समिट फॉर डेमोक्रेसी। This week, China's government released a white paper on democracy, saying there was no fixed model and criticizing the US system for its money politics. A message that Beijing's officials hope will find sympathetic audiences in Asia, Africa, and Latin America, particularly among those countries left out of the summit, including Sri Lanka and Bangladesh. इस हफ्ते में चाइना गवर्नमेंट ने एक वाइट पेपर रिलीज किया था प्रजातंत्र पे, ये कहते हुए कि प्रजातंत्र का कोई फिक्स मॉडल नहीं है, और उन्होंने यूएस के सिस्टम को की आलोचना करते हुए कहा उनकी मनी पॉलिटिक्स के लिए एक मैसेज दिया कि जो बीजिंग के ऑफिशियल्स हैं ये आशा करते हैं इस मैसेज से कि ये मैसेज सहानुभूतिक ऑडियंसेस, सुनने वालों को पाएगा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में, खासतौर पे उन देशों में जो कि समिट से बाहर रख दिए गए थे, जिसमें श्रीलंका और बांग्लादेश भी शामिल हैं। हालांकि इसी बीच में इंडिया ने अपने आप को बीच का ग्राउंड पे चलते हुए पाया है इस मूल्यों के क्लैश में, मूल्यों की भिड़ंत में। इसके बावजूद कि जो चाइना के साथ जो रिश्ते हैं वो नीचे की तरफ गए हैं। While Prime Minister Narendra Modi is among the leaders attending the Democracy Summit, New Delhi last month signed off on a statement issued by the foreign ministers of Russia, India, and China expressing support for the Games. भारत ने इसी बीच में ये पाया है कि वो मिडिल ग्राउंड ट्रेवल कर रहा है, चल रहा है, ट्रेड कर रहा है इस मूल्यों के भिड़ंत में। जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन लीडर्स के बीच में हैं जिन्होंने डेमोक्रेसी समिट को अटेंड किया था न्यू दिल्ली में, और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी साइन किया था जो कि रशिया, इंडिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इशू किया था, जिसमें उन्होंने गेम्स के लिए सपोर्ट एक्सप्रेस किया था। जो द G20 summit in October had stopped short of doing so, merely saying it looked ahead to the games after the US reportedly opposed a stronger declaration of support. G20 समिट जो अक्टूबर में हुई थी, उसने ऐसा करने से थोड़ा रुक गई थी, यानी सपोर्ट एक्सप्रेस करने से रुक गई थी, महज ये कहते हुए कि वो आगे देख रही है गेम्स को, यानी गेम्स की ओर देख रही है। और इसके क्योंकि जब उन्होंने यूएस ने रिपोर्ट किया गया था कि उन्होंने एक और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डिक्लेरेशन सपोर्ट का जो था उसको अपोज किया था। The exchanges this week are a reminder of the current state of ties between world's two biggest powers, which have clashed over trade, Taiwan and South China Sea, among other issues. Even though their two leaders in a virtual summit last month agreed to responsibly manage an increasingly competitive relationship, इस हफ्ते में
जो एक्सचेंजेस हुए हैं वो इस बात के लिए करंट स्टेट जो रिश्तों की है उसके लिए उसका एक रिमाइंडर है दुनिया के दो सबसे बड़े पावर्स के बीच में जो कि भिड़े हैं ट्रेड के ऊपर, ट्रेड के विषय पे। ताइवान और जो साउथ चाइना सी है उस पर भिड़े हैं और जो दूसरे इश्यूज हैं उन पर भिड़े हैं। हालांकि उनके जो दो लीडर्स हैं, एक वर्चुअल समिट यानी कि डिजिटल समिट में पिछले महीने उन्होंने ये हामी भरी थी कि वो रिस्पॉन्सिबली जिम्मेदारी से एक अपने रिश्तों को मैनेज करेंगे जो कि बढ़ता हुआ कम्पिटिटिव रिश्ता है, एक कंपटीशन की तरफ बढ़ रहा है। What has complicated the task is a growing clash of values, with ideological differences adding another element to a relationship already in trouble over trade and geopolitical leverage. जिस बात ने इस काम को और जटिल बना दिया है वो ये है कि मूल्यों का एक भिड़ंत हो रही है, बढ़ती हुई भिड़ंत, जिसमें कि आइडियोलॉजिकल फ़र्क हैं और वो एक और एलिमेंट ऐड कर रहे हैं एक ऐसे रिलेशनशिप में जो पहले से ही परेशानी में है ट्रेड और जियो पोलिटिकल फ़ायदे को लेके। सेकेंड एडिटोरियल, अ मेजर्ड रिस्पॉन्स, एक नापा हुआ रिस्पॉन्स। ओमाइक्रॉन शुड नॉट सेट ऑफ पैनिक, ओमाइक्रॉन को से पैनिक नहीं से शुरुआत नहीं होनी चाहिए। वाइल मोर इन्फेक्शस, जबकि ये और ज़्यादा संक्रामक है। डेटा शो इट एज लेस वायरुलेंट, डेटा दिखाता है कि ये कम वायरस की तरह है यानी कि कम नुकसान करने वाला है। The threat posed by Omicron is tenuous, and it will still be a few weeks before a comprehensive understanding of it emerges. But what is known unambiguously is that this latest variant of the coronavirus is extremely infectious. ओमिक्रॉन ने जो थ्रेट पोज की है वो बड़ी कमज़ोर है और अभी कुछ हफ्ते लगेंगे अभी भी इसके पहले कि हमको संपूर्ण समझ आ जाएगी, उत्पन्न हो जाएगी इसकी, कि जो कि जाना जा रहा है बिना किसी दो राय के कि ये जो लेटेस्ट वेरिएंट है कोरोना वायरस का ये बहुत ज़्यादा संक्रामक है। Nearly 50 countries now have reported its presence within their borders, but insight into its effects are available only from South Africa. करीब करीब 50 देश हैं अब जिन्होंने रिपोर्ट किया है इसकी मौजूदगी को अपने बॉर्डर्स के अंदर, लेकिन इसके जो असर हैं उस पे जो अंतर्दृष्टि है वो केवल साउथ अफ्रीका से ही उपलब्ध है। A preliminary analysis of patients in the Schwan district in Gauteng province of South Africa, which has been the global epicenter of the Omicron-led fourth wave, suggests that despite its infectiousness, Omicron is less deadly than other variants that have led the country's previous three waves. एक शुरू के विश्लेषण में जो पेशेंट्स का किया गया श्वान डिस्ट्रिक्ट में गॉटेंबर्ग प्रोविंस में साउथ अफ्रीका के, जो कि एक ग्लोबल एपिसेंटर रहा है ओमिक्रॉन के द्वारा लीड की गई फोर्थ वेव का, ये सुझाता है कि इसके बावजूद कि इसमें एक इन्फेक्शसनेस यानी कि संक्रामणता है, ओमिक्रॉन कम घातक है दूसरे वेरिएंट्स के मुकाबले में जिन्होंने देश के पिछले तीन वेव्स को लीड किया था। When 166 new admissions were analyzed, there were 10 deaths in the past 2 weeks, making up 6.6% of the 166 admissions. जब 166 नए एडमिशन्स का विश्लेषण किया गया तो 10 मृत्यु थी पिछले 2 हफ्ते में, जो कि 6.6% बनाता है 166 एडमिशन का। By comparison, the death rates in the previous waves ranged from 17 to 23%. इसके मुकाबले में जो डेथ रेट्स थी पिछले वेव्स की 17 से 23% तक उनकी रेंज थी। The major caveat, as scientists who are part of the South African Medical Research Council point out, is that patterns could rapidly change in the next 2 weeks as it takes
nearly a month for infection to reveal its worst case outcome of death, and so the current data of 2 weeks are insufficient. जो बहुत बड़ा केवियट है, यानी कि जो इसमें जो डाउट है, जो संशय है, जो साइंटिस्ट वो ये है कि साइंटिस्ट जो कि साउथ अफ्रीकन मेडिकल रिसर्च काउंसिल के पार्ट हैं, वो पॉइंट आउट करते हैं कि जो पैटर्न्स हो सकता है बहुत जल्दी चेंज हो जाएं, क्योंकि अगले अगले 2 हफ्तों में, क्योंकि करीब करीब 1 महीना लग जाता है इन्फेक्शन को कि वो अपना सबसे खराब केस रिजल्ट जो है डेथ का वो प्रदर्शित कर दे, एंड सो द करेंट डेटा ऑफ 2 वीक्स आर इनसफिशिएंट। और इसलिए जो अभी का डेटा है 2 हफ्तों का वो पर्याप्त नहीं है। ट्रेंड्स इन हॉस्पिटलाइजेशन टू आर एनकरेजिंग, द साइंटिस्ट से। हॉस्पिटलाइजेशन के जो रुझान है वो भी एनकरेजिंग है, और साइंटिस्ट कहते हैं। Finally, the third piece is that an overwhelmingly large number of those needing intensive care were unvaccinated. और तीसरा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मिला है वो ये है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग जिनको कि इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू की ज़रूरत पड़ी, वो बिना वैक्सीनेशन के थे। Of 38 adults in the COVID wards, 6 were vaccinated, 24 were unvaccinated, and 8 had unknown vaccination status. जो 38 एडल्ट थे कोविड वार्ड्स में, उसमें से 6 वैक्सीनेटेड थे, 24 बिना वैक्सीन के थे, और 8 जो थे उनका वैक्सीनेशन स्टेटस का पता नहीं था। Of 9 patients with COVID pneumonia, 8 are unvaccinated. 9 पेशेंट जिनमें से कोविड निमोनिया जिनको हो गया, यानी कि जो डेथ के पास पहुंच गए, उनमें से 8 बिना वैक्सीनेशन के थे। Therefore, the prevalent wisdom that despite being highly infectious, vaccination, it is not clear if those in the wards were fully or partially vaccinated, significantly protected against disease and death. इसलिए जो अभी की समझ है, जो मौजूदा समझ है कि इसके बावजूद कि ये जो कोरोना वायरस का वेरिएंट है ये बहुत ज़्यादा संक्रामक है, फिर भी वैक्सीनेशन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण ढंग से बचाता है डिजीज़ और डेथ से। ये क्लियर हालांकि नहीं है कि जो लोग वार्ड्स में थे वो पूरी तरह से वैक्सीनेटेड थे या पार्शियली वैक्सीनेटेड थे। बट वैक्सीनेशन ट्रेंड्स इन साउथ अफ्रीका आर नॉट एनकरेजिंग। लेकिन वैक्सीनेशन के ट्रेंड्स जो रुझान है साउथ अफ्रीका में वो प्रोत्साहित नहीं करते हैं। Only about 30% of the country has had one dose, and only 25% fully vaccinated. केवल पूरे देश का 30% हिस्सा ही है जो जिसको एक डोज मिला है, केवल 25% पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है। Reports have suggested that the South African government has actually had to delay vaccination because it claimed it had too much stock, underlining that problems of vaccine hesitancy or easy access for the greater part of the population was a challenge. रिपोर्ट्स ने सुझाया है कि साउथ अफ्रीकन सरकार ने असल में उसको वैक्सीनेशन को डिले करना पड़ा क्योंकि उसने दावा किया था कि उसके पास बहुत ज़्यादा स्टॉक था। ये अंडरलाइन करते हुए कि प्रॉब्लम जो है वैक्सीन हेजिटेंसी की है, इन लोग वैक्सीन लगवाना नहीं चाहते, हिचकिचाहट की है या इजी एक्सेस की है ज़्यादातर पॉपुलेशन के लिए, क्योंकि सबको ज़्यादातर पॉपुलेशन को इजी एक्सेस नहीं मिल रहा है वैक्सीनेशन का। ये चुनौतियां हैं। As observed in the previous waves, the first line of defense or neutralizing antibodies produced as a result of a prior infection or vaccination was significantly reduced when confronted with the beta or delta variants. जैसा कि पिछले वेव्स में ऑब्जर्व किया गया है कि पहला जो लाइन ऑफ डिफेंस है कि न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज होते हैं जो पैदा होते हैं पिछले इन्फेक्शन की वजह से या पिछले वैक्सीनेशन की वजह से, जो कि पहला लाइन ऑफ डिफेंस है, वो महत्वपूर्ण ढंग से वो लाइन ऑफ डिफेंस कम हो जाता है
कम हो गया था जब उसका सामना बीटा या डेल्टा वेरिएंट से हुआ। तो यानी कि पहले अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवा भी लिया था, पहला इन्फेक्शन हो भी गया था, तो उसको भी दूसरा हो जा रहा था। द सेम अपियर्स टू बी द केस विथ ओमिक्रॉन। वही केस ओमिक्रॉन के साथ भी प्रतीत होता है, बट द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस और सेल्यूलर इम्यूनिटी कंटिन्यूज टू बी इफेक्टिव फ्रॉम द एक्सटेंट एविडेंस। लेकिन जो दूसरा लाइन ऑफ डिफेंस है, यानी कि जो सेल्यूलर इम्यूनिटी है, वो इफेक्टिव बनी रहती है जो उपलब्ध एविडेंस है उसके आधार पे। Hence, the lesson for the world continues to be that rather than focus on the novelty of Omicron, it is wiser to double up on efforts to completely vaccinate people and then, based on the evidence, consider booster or subsequent doses. इसलिए जो सबक दुनिया के लिए है वो लगातार ये बना हुआ है कि बजाय इसके कि हम ओमिक्रॉन के नएपन पर फोकस करें, समझदारी इसमें होगी कि हम अपने कोशिशों को डबल अप करें, जिससे कि हम सब लोगों को, पूरी पॉपुलेशन को पूरी तरह से वैक्सीनेट कर दें, और उसके बाद एविडेंस के आधार पे बूस्टर को भी कंसिडर करें, या और बूस्टर के बाद के डोजेज को भी हम के बारे में भी सोचें।